कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो 18 देशों से गुजरती है। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी। बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने इनाम लेने यूएई गई थी। बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी। बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? मैं से मैक्सिको, अल्जीरिया से अल्जीरिया, मामा से माली मारितानिया, इनाम से इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार। इनाम से क्या क्या है? इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार। यूएई, बताओ बहामास, ताइवान, ओमान। मामा माली मारितानिया, इनाम इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार। इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार। बताओ बहामास, ताइवान, ओमान। बताओ बहामास, ताइवान, ओमान। चाची चाड, चीन। बाग में मोर मतलब बांग्लादेश, मोरक्को, संभाली। सऊदी अरब, भारत, लीबिया। सऊदी अरब, भारत, लीबिया। चाड, मोरक्को को हटा देना है। 2 एक्स्ट्रा से नहीं गुजरती है। पश्चिमी सहारा जोड़ देना है। चाड, मोरक्को को हटा देना है। पश्चिमी सहारा जोड़ देना है। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी। बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? मैं से मैक्सिको, अल्जीरिया, माली मारितानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, यूएई, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। सऊदी अरब, भारत और लीबिया। चाड और मोरक्को को हटा देना है और पश्चिमी सहारा जोड़ देना है। ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। 17 सही है। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है। 17 सही है। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं थे, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का या मेटियोर्स। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारा के रूप में दिखती है, आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध प्रकाश चक्र। वैसी कल्पनीय एक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित एवं अप्रकाशित भागों को बांटती हैं। पृथ्वी की गतियाँ हैं। पृथ्वी की 2 गति है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति या दैनिक गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। घूर्णन या परिभ्रमण या दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन के कारण दिन एवं रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन कितने घंटे में करती है? तो 23.9 घंटे में। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुल 13 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से और भूमध्य रेखा 13 देशों से। परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करता है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण मतलब परिक्रमा लगाना, चारों ओर घूमना। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। उसके बाद नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट का होता है और सौर दिवस 24 घंटा का होता है। नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट और सौर दिवस 24 घंटा का होता है। नक्षत्र दिवस एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है।
सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। सौर दिवस 24 घंटे का होता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई। उपसौर में 14.70 करोड़ किलोमीटर और अपसौर में 15.21 किलोमीटर। उपसौर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिससे एक कोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। उपसौर को पेरीहेलियन कहते हैं और अपसौर को एपीहेलियन कहते हैं। उपसौर पेरी है। एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण अक्षांश पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा या दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी के परिधि पर केंद्रित है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है। विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है और मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। तो कर्क रेखा में मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। और कर्क रेखा में याद करने का ट्रिक था कि मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इलाम लेने यूएई गई थी। बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। और मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है और इसको याद रखने का ट्रिक है कैब पीएनबी से मुंबई आई। मकर रेखा को याद करने का क्या ट्रिक है? कैब पीएनबी से मुंबई आई। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना। कैब पीएनबी से मुंबई आई। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना। से साउथ अफ्रीका, मुंबई, मोजाम्बिक प्लस मेडागास्कर और आई से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कैब पीएनबी से मुंबई आई। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पीएनबी, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना। से साउथ अफ्रीका, मुंबई, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और आई ऑस्ट्रेलिया। कैब पीएनबी से मुंबई आई। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है जो 3 महाद्वीपों में स्थित है। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में साओ टोमे और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या एवं सोमालिया। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे और प्रिंसिपी एक ही राष्ट्र है जिसका राजधानी साओ टोमे है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। साओ टोमे और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती। एशिया में कौन कौन है? मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील हो गया। साओ टोमे और प्रिंसिपे हो गया। साओ टोमे और प्रिंसिपे हो गया। गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती। अक्षांश समांतर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है।
अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा, इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। 89 गुने 2 प्लस 1, 189 गुने 2, 9 8 के 8 हाथ में 8 16 से 89 गुने 2 178 प्लस 1 179 होगी 1 विषुवत वृत्त। तो मतलब विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी, न तो 180। कुल अक्षांश 180 और नहीं, कुल अक्षांश 179। विषुवत वृत्त को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या 179 होगी। 89 उत्तरी गोलार्ध में और 89 दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा एवं दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी। बताओ चाची, बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? 4 मोरक्को को छोड़ देना है, पश्चिमी सहारा जोड़ देना है। मैं से मैक्सिको, अल्जीरिया से अल्जीरिया, मामा से माली मारितानिया, इनाम से इजिप्ट नाइजर म्यांमार, यूएई। बताओ बहामास, ताइवान, ओमान, चाची 4 चीन, बाग बांग्लादेश, मोर मोरक्को, सऊदी अरब, भारत, लीबिया। उसके बाद मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा को याद करने का ट्रिक क्या था? कैब पीएनबी से मुंबई आई, कैब चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पीएनबी पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना से साउथ अफ्रीका, मुंबई से मोजाम्बिक, मेडागास्कर, आई से ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। एशिया में कौन कौन है? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। कुछ अक्षांशों का स्थानीय नाविक द्वारा दिया गया नाम: 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गरजता 40, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गरजता 50, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश चीखता 60, मतलब सब ये दक्षिणी अक्षांश में। 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश दोनों अश्व अक्षांश है। देशांतर: ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, और विषुवत रेखा से कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं, और ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखा समानांतर नहीं होती है। देशांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तथा विषुवत रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई होती थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, और इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। ग्रीनविच इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिने ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही देशांतर है, इसलिए इस देशांतर को पश्चिमी या पूर्वी न लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 180 डिग्री ग्रीनविच वेधशाला रॉयल ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे है। ये अफ्रीका का जो निकला हुआ भाग है उसको काटता है और यूरोप से होकर जाता है। 180 डिग्री ग्रीनविच वेधशाला रॉयल ऑब्जर्वेटरी। देशांतर: ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी है, अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। तो 111.32 किलोमीटर और 1 डिग्री देशांतर मतलब 4 मिनट, और गोरे याद रखना है।
0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप है और देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी की माप है। न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम, दिल्ली का 77 डिग्री पूरब और टोक्यो का 140 डिग्री पूरब है। न्यूयॉर्क का 74 है, दिल्ली का 77 डिग्री पूरब और टोक्यो का 140 डिग्री पूरब है। संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। सॉल्स्टिस, कर्क संक्रांति, कैंसर सॉल्स्टिस 21 जून को, 21 जून और 22 दिसंबर याद रखना है। कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति 21 जून एवं 22 दिसंबर। 3 जनवरी और 4 जुलाई याद रखना है उपसौर एवं अपसौर। और कर्क एवं मकर संक्रांति 21 जून एवं 22 दिसंबर याद रखना है। विषुवत रेखा 21 मार्च एवं 23 सितंबर याद रखना है। तो कर्क संक्रांति, कैंसर सोलिस्टिक 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत या उत्तर अयनांत कहते हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति, कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत या दक्षिणी अयनांत कहते हैं। और मकर संक्रांति के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति को शीत अयनांत या दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो वो हो जाएगा कर्क संक्रांति, गर्म अयनांत या उत्तरी अयनांत। विषुव 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। उसके बाद 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। मार्च से सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर है ना विषुव की स्थिति, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। मार्च से सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। मार्च से सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगा। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। दिन बड़ा होता है मार्च से सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। उल्टा करना है। 21 मार्च में ठंडा रहता है तो बसंत ऋतु कर देना है और सितंबर में शरद ऋतु कर देना है उत्तरी गोलार्ध में। और क्या करना है कि दिन बड़ा हो जाता है और रातें छोटी, और इसी का उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है दक्षिणी ध्रुव पर। इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दिन एवं रात होगा तो झुके होने के कारण या घूर्णन गति झुके होने के कारण या घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण। और ऋतु परिवर्तन होगा तो पृथ्वी के अक्ष ऋतु परिवर्तन होगा तो परिक्रमण के कारण और निश्चित दिशा में झुके होने के कारण। सूर्य ग्रहण, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। मतलब सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है।
चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी की उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। मतलब कि पश्चिम में घटेगा और पूरब में बढ़ेगा, पूरब में बढ़ेगा और पश्चिम में घटेगा। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनिच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया और इसे ग्रीनिच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर की तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनिच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। एक 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनिच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच आगे और पीछे आगे हो जाएगा ग्रीनिच देशांतर और वो हो जाएगा पीछे से जब गणना करेंगे तो 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा। ग्रीनिच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनिच समय से 12 घंटे आगे होता है। इस प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनिच समय को 12 घंटे पीछे का समय लगता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हों तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्यरात्रि होगी। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 घंटा बढ़ जाएगा। 25 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्यरात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 12 घंटा घट जाएगा। 24 सितंबर 2003 की मध्यरात्रि होगी। मतलब 180 डिग्री पूर्व जाएंगे तो 12 घंटा बढ़ जाएगा ग्रीनविच से और 180 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो 12 घंटा घट जाएगा ग्रीनविच से। इतना ही याद रखना है। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती है और 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और जब इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जाता है: ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ी गई है। क्यों? साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने और साइबेरिया और अलास्का को अलग करने के लिए।
बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड में के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। मतलब साइबेरिया को विभाजन से बचाने के लिए पूर्व की ओर, फिजी आइलैंड न्यूजीलैंड को बचाने के लिए दक्षिण महासागर में पूर्व की ओर और बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। चुकी सागर आर्कटिक सागर का मार्जिनल या सीमांत सागर ही चुकी सागर कहलाता है। अलास्का को कामचटका प्रायद्वीप से अलग करता है। चुक्सी सागर अलास्का को कामचटका प्रायद्वीप से अलग करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें अमत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। 180 डिग्री पूर्व जाते थे तो 12 घंटा बढ़ जाता था, और 180 डिग्री पश्चिम जाते थे तो 12 घंटा घट जाता था। किसके? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनिच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनिच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनिच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, ग्रीनिच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनिच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व नार्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। समय जोन 1 घंटा या 15 डिग्री के अंतराल पर विभाजित है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच से आधा घंटा के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया गया है। उसके बाद ग्रीनिच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नार्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक। ग्रीनिच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व नार्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस। ग्रीनिच या उत्तर ग्रीनलैंड व नार्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस। ग्रीनलैंड व नार्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस। ग्रीनलैंड व नार्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस। माले, बुर्किना फासो, घाना, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ग्रीनिच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व नार्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, घाना, बुर्किना फासो और दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम से आधा घंटा के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया गया है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित या उत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री 4 मिनट में पृथ्वी घूमती है, और 1 घंटे में 15 डिग्री, और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुने 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच समय से 1 घंटा आ गया, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा।
यानी वहाँ सुबह के 11 बजेंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। हाँ, इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। भारत के 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय का माना गया है। यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। ग्रीनिच यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में है। मानक या मुहत्तर 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक में लिया जाता है। मानक या मुहत्तर 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक में लिया जाता है। और वो क्या था, आधा घंटा के गुणक के अंतर पर प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच से आधा घंटा के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। और मानक या मुहत्तर 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक से लिया जाता है। ग्रीनिच से आधा डिग्री के गुणक के आधार पर निर्धारित किया जाता है और मानक या मुहत्तर 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक में लिया जाता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय जोन, रूस में 11 समय जोन और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। रूस में 6 है, नहीं, रूस में 11 है, अमेरिका में 6 है और ऑस्ट्रेलिया में 3 है। अमेरिका 6, ऑस्ट्रेलिया 3 और रूस में 11। वास्तव में ग्रीनिच या मुहत्तर पहली ज्ञात प्रमुख या मुहत्तर रेखा नहीं है। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख या मुहत्तर थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था और यह उज्जैन, वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा था। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर यहाँ रहते थे। 1500 वर्ष पूर्व। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह 0 डिग्री अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। कटिबंध जोन प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इस भागों को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध होता है। उष्ण तो होगा, उसके बाद उपोष्ण होगा, तब शीतोष्ण होगा, तब ध्रुवीय होगा। उष्ण को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, उपोष्ण को सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, शीतोष्ण को टेम्परेट जोन कहते हैं और ध्रुवीय कटिबंध को पोलर जोन कहते हैं। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन विषुवत रेखा से 30 डिग्री एवं 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिणी का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन 45 से 66 डिग्री विषुवत रेखा से 30 डिग्री, 30 से 45, 45 से 66 और 66 से 90। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन 45 से 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है। उपोष्ण में कुछ महीने का ताप अधिक और कुछ महीने का कम रहता है और उष्ण कटिबंध में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः शीतोष्ण कटिबंध का ताप हमेशा कम होता है। ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है उसे अक्ष कहते हैं। ध्रुव पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी देशांतर कहलाता है। देशांतर
प्रमुख या मूत्र से दूरी की माप है। ये प्रधान मध्याह्न रेखा से कोणात्मक दूरी है। ग्रीनविच रेखा से या प्रधान मध्याह्न रेखा से कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाती है। और अक्षांश से कोणात्मक दूरी ये विषुवत रेखा से कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। और ग्रीनविच देशांतर से या प्रधान मध्याह्न रेखा से कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाती है। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय है। यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं, उस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाए जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी, क्रस्ट, आवरण, मेंटल एवं केंद्रीय भाग क्रोड। भूपर्पटी क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर का क्षेत्र है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और इसके 2 भाग है, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता है। मैग्नीशियम की वजह क्रस्ट भाग का भूपर्पटी या क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। भूपटल की रचना सामग्री ऑक्सीएलो और कैसोपोमो। भूपटल की रचना सामग्री में याद रखना है ट्रिक, ऑक्सीएलो एवं कैसोपोमो। वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.7%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा 5%। कैसोपोमो 5वें स्थान पर कैल्शियम 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%। कैसोपोमो कैल्शियम सोडियम 3.63% कैल्शियम, सोडियम 2.83%, 3.63 एवं सोडियम 2.83%। 7वें स्थान पर पोटेशियम 2.59% एवं 8वें स्थान पर मैग्नीशियम कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम 2.59%, 8वें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09%। सोडियम 2.83 है और पोटेशियम 2.59 है, मैग्नीशियम 2.09 है। वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.67%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा 5%, पाँचवें स्थान पर कैल्शियम 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59%, आठवें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09% है। यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, कार्बन, सल्फर, निकल एवं अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑक्सीएलो कैसोपोमो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिना, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन 46.7%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा मेंटल क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थर के समूहों की चट्टानों से बना है।
समूह की चट्टानों से बना है, वो भी भूपर्पटी भी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। मेंटल भी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, स्थेनोस्फीयर कहलाता है। लगभग 400 किलोमीटर तक मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल या स्थेनोस्फीयर कहलाता है। लगभग 400 किलोमीटर तक 2.7 उसका घनत्व था भू क्रस्ट का, और मेंटल का 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल का औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरा हुआ है। मेंटल 83% घेरा हुआ है और क्रस्ट 0.5% भाग घेरा हुआ है। कोनराड क क्रस्ट और क्रस्ट के बीच है मोह। क्रस्ट मोह तो क्या है, मोह क्या है? जो क्रस्ट होता है मेंटल आदमी को, वही मोह है। तो कोनराड क्रस्ट है और मोह क्रस्ट होता है मेंटल आदमी को, क्रस्ट मेंटल को होता है। यानी क्रस्ट एवं मेंटल के बीच है रेप्टी मेंटल और गुटेनबर्ग मेक मेंटल एवं क्रोड। गुटेनबर्ग क्या करता था? हमेशा मेक करता था। लेहमैन लोहा तथा बाहरी तथा भीतरी क्रोड। लेहमैन मतलब लोहा, तो बाहरी क्रोड तथा भीतरी क्रोड। कोनराड में दोनों को का होगा, क्रस्ट। उसके बाद मोह किसको होता है? मोह क्रस्ट पर होता है मेंटल आदमी को, क्रस्ट मेंटल। रेप्टी मेंटल और लेहमैन बाहरी क्रोड भीतरी क्रोड। और गुटेनबर्ग मेक करना होता है मेंटल और क्रोड के बीच। कोनराड समझता ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। मोहसोविक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट तथा मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता निचली मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता बाहरी क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। केंद्रीय भाग क्रोड पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड निकेल व फेरस का बना होता है। इसे निफे के नाम से जाना जाता है। कोर का औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। वो था 2.7, ये भूपर्पटी था 2.7, मेंटल था 3.5 से 5.5 और ये क्रोड था 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रोड का औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अथवा ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड यानी केंद्रीय भाग का बाहरी हिस्सा तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग सामान्यतः द्रव अथवा प्लास्टिक अथवा ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड यानी केंद्रीय भाग का बाहरी हिस्सा तरल अवस्था में और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है, मतलब क्रोड 16% भाग, क्रस्ट 0.5% और मेंटल 83% और ये क्रोड 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और 165 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा और ये 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जार्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 400 मीटर नीचा है।
मेरियाना गर्त है ना, और मतलब ये जल में मेरियाना गर्त है और स्थल में मृत सागर के आसपास है, जो 400 मीटर नीचे है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जी ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थलमंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। और ये स्थल मंडल में दोनों शामिल है, महाद्वीप और महासागर दोनों। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के 61% एवं दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। 61 और 81 है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। और पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास है और पूरे पृथ्वी पर सबसे नीचा क्षेत्र मेरियाना गर्त है, जो 11,022 मीटर है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट और मेरियाना गर्त के बीच लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर होती है। चट्टान, रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ होती है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय, अवसादी एवं कायांती चट्टान। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो इत्यादि आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट से नीस बनता है ना, बेसाल्ट से शिस्ट बनता है। पेग्माटाइट, डायोराइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो। ग्रेवो से सरपेंटाइन बनता है ना। पेग्माटाइट, डायोराइट भी अग्नेय चट्टान है। अग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित अग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। परत रहित, जीवाश्म रहित होती है अग्नेय चट्टान। आर्थिक रूप से अग्नेय चट्टान बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, सीसा, जस्ता, तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टानों में लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम, क्रोमाइट, मैग्नीज पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक है, सिलिका और एल्यूमिनियम। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट क्या है? लावा के जमना से जो बना हुआ है वही ग्रेनाइट है। और इसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, सियाल की अधिकता होती है ग्रेनाइट में। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। पैग्माटाइट, कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक पैग्माटाइट शैलों में मिलता है। एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। अभ्रक मिलेगा पैग्माटाइट नामक अग्नेय चट्टान में और लोहा मिलेगा बेसाल्ट नामक अग्नेय चट्टान में। अग्नेय चट्टानी पिंड, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के अग्नेय चट्टानी पिंड कहते हैं। अग्नेय चट्टानी पिंड का नामकरण इसके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाए जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। अग्नेय चट्टान एवं कायांतरी चट्टान, ग्रेनाइट से नीस, साइनाइट से साइनाइट नीस, ग्रेवो से सरपेंटाइन, बेसाल्ट से शिस्ट और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बनता है। बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बनता है। बेसाल्ट में लोहा मिलता है, पैग्माटाइट में ग्रेफाइट मिलता है। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप ग्रेनाइट नीस, साइनाइट नीस, ग्रेवो सरपेंटाइन, बेसाल्ट शिस्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। ग्रेनाइट से नीस, साइनाइट से साइनाइट नीस, ग्रेवो से सरपेंटाइन, बेसाल्ट शिस्ट, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। अब बैथोलिथ,
अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। अंतर्वेदी अग्नि चट्टान का ही उदाहरण है ये सब: बैथोलिथ, स्टॉक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक। अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों का ही उदाहरण है बैथोलिथ, स्टॉक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सील, डाइक। बैथोलिथ सबसे बड़ा, बैथोलिथ का छोटा रूप स्टॉक। बैथोलिथ सबसे बड़ा, बैथोलिथ का छोटा रूप स्टॉक। उसके बाद लैकोलिथ छतरी नुमा, कोछत उत्तरी अमेरिका। पो तस्तरी नुमा। लैकोलिथ बैथोलिथ सबसे बड़ा, स्टॉक बैथोलिथ का छोटा रूप स्टॉक। लैकोलिथ छतरी नुमा, लैपोलिथ तस्तरी नुमा, फैकोलिथ लहरदार आकृति, और सील समांतर परतों में फैलकर। सील और डाइक लंबवत दरार में। सील समांतर में और डाइक लंबवत में। क्या है कि बैथोलिथ सबसे बड़ा और इसका ही छोटा रूप है स्टॉक। बैथोलिथ सबसे बड़ा, इसका ही छोटा रूप है स्टॉक। लैकोलिथ छतरी नुमा, लैपोलिथ तस्तरी नुमा, फैकोलिथ लहरदार आकृति, सील समांतर परतों में और डाइक लंबवत परतों में। बैथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। बैथोलिथ मैग्मा पदार्थ का एक बृहद पिंड है जो भूपर्पटी की गहराई में ठंडा होता है और एक बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है। बैथोलिथ एक बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह बैथोलिथ मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इडाहो से भी बड़ा है। इडाहो बैथोलिथ कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ कनाडा में है और इडाहो बैथोलिथ अमेरिका में है। स्टॉक छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। लैकोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। लैपोलिथ तस्तरी नुमा जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ मिलता है और लैपोलिथ दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। लैकोलिथ उत्तरी अमेरिका में, लैपोलिथ दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। फैकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। सील जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। सील की मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। सील छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाए जाते हैं। सील छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। डाइक जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है भूपृष्ठ के समानांतर परतों में जाता है। और डाइक जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सीबू जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं और पैग्माटाइट में कोडरमा से अभ्रक निकाला जाता है। झारखंड के सीबू जिले में अनेक डाइक दिखते हैं। बेसाल से लोहा निकाला जाता है। अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में काल के दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान, सेलखरी आदि अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण सपिंड शीट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, सेल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला।
सपिंड शिस्ट बलुआ पत्थर क्वार्ट जाल सेल्स चूना पत्थर संगमरमर लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला। सपिंड शिस्ट बलुआ पत्थर क्वार्ट जाल सेल्स चूना पत्थर संगमरमर लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में लौह अयस्क फास्फेट कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान अवसादी चट्टान में, सीमेंट बनाने की चट्टान अवसादी चट्टान में, कोयला बनाने की चट्टान अवसादी चट्टान में, लौह अयस्क और फास्फेट बनाने की चट्टान अवसादी चट्टान में, लौह अयस्क बनाने की चट्टान अवसादी चट्टान में, फास्फेट बनाने की चट्टान अवसादी चट्टान में। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश चट्टानों के दो परतों के बीच यदि प्रवेश से शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक, ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। स्लेट संगमरमर नाइस शिस्ट आदि। कायांतरित से कायांतरित, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से शिस्ट बनता है। कायांतरित से कायांतरित का उदाहरण है स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से शिस्ट, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से शिस्ट, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से शिस्ट, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से शिस्ट। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पहले बने हैं, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बना है। विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। वे 430 करोड़ वर्ष पहले बना है, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 4.4 अरब वर्ष है ना, हाँ, मात्र 30 करोड़ पश्चात बना है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। 430 करोड़ वर्ष पहले बना है, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बना है। मतलब पृथ्वी का निर्माण 400 करोड़ वर्ष पूर्व। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहलाता है। स्लेट फाइलाइट, फाइलाइट शिस्ट, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय, प्रसुप्त एवं शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का एटना एवं स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है और उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के उत्तर में सिसिली के निकट लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली इटली में है, इटली का एटना और स्ट्राम्बोली, और अमेरिका का कोलिमा ज्वालामुखी, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। किला स्ट्राम्बोली एटना, कोलिमा और किलायू सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप यूएसए पर है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। फ्यूज नॉबिका प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। फ्यूजियामा, विसुवियस, क्राकाटोवा। फ्यूजियामा जापान, विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोवा सुंडा जलदमरुमद, और मेयन फिलीपींस। फ्यूज नॉबिका मेयन प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूज नॉबिका मेयन प्रसुप्त ज्वालामुखी। एटना, स्ट्राम्बोली, किलायू, कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूज नॉबिका मेयन
प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा जापान। न बीका विसुवियस क्राकाटोवा। विसुवियस कहाँ है? विसुवियस है भूमध्य सागर में। विसुवियस भूमध्य सागर में। क्राकाटोवा सुंडाल जलमंडल में। विसुवियस भूमध्य सागर में है और बीका विसुवियस और क्राकाटोवा। विसुवियस भूमध्य सागर में है और क्राकाटोवा विसुवियस भूमध्य सागर में। क्राकाटोवा सुंडाल जलमंडल में। विसुवियस भूमध्य सागर में। क्राकाटोवा सुंडाल जलमंडल में। विसुवियस भूमध्य सागर में। क्राकाटोवा सुंडाल जलमंडल में। और मेयन फिलीपींस प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है कि फ्यूज न बीका फ्यूजियामा जापान। विसुवियस भूमध्य सागर में और क्राकाटोवा सुंडा जलमंडल में। मेयन फिलीपींस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान। पोपा म्यांमार। किलिमंजारो अफ्रीका। चिम्बराजो दक्षिणी अफ्रीका शांत ज्वालामुखी है दक्षिणी अमेरिका। कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान। पोपा म्यांमार। किलिमंजारो अफ्रीका। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका। किलिमंजारो अफ्रीका। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान। पोपा म्यांमार। किलिमंजारो किलिमंजारो अफ्रीका। किलिमंजारो अफ्रीका और चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका शांत ज्वालामुखी है। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका शांत ज्वालामुखी है। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है कोह सुल्तान देवबंद ईरान। कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान। पोपा म्यांमार। कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान। पोपा म्यांमार। किलिमंजारो अफ्रीका एवं चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे पुराना चट्टान यहाँ ही पाया जाता है जो पृथ्वी के निर्माण के सिर्फ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 30 करोड़ वर्ष बाद बना है। 430 करोड़ वर्ष पहले का बना हुआ है जो पृथ्वी के निर्माण के बाद सिर्फ 30 करोड़ वर्ष बाद बना है। गेसर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के तटों। गेसर या गीजर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता है। तो क्या क्या याद रखना है? सक्रिय ज्वालामुखी में इटली का एटना एवं स्ट्राम्बोली है और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का कोलिमा ज्वालामुखी है। कोलिमा मैक्सिको में है। और किलायू सबसे ज़्यादा जागृत ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूज नबिका, फ्यूजियामा, विसुवियस, क्राकोटोवा और मेयन फिलीपींस। शांत ज्वालामुखी कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। धुआंरे फ्यूमारोल्स धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इनमें गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहते हैं? यूएसए के कटमई पर्वत को। हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहते हैं? यूएसए के कटमई पर्वत को। उसके बाद कोह सुल्तान धुआंरा कहाँ स्थित है? तो ईरान में। और हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहते हैं? यूएसए के कटमई पर्वत को। और ये व्हाइट द्वीप का धुआंरा कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में। व्हाइट द्वीप का धुआंरा कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में।
अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है, उनको व्हाइट द्वीप का धुआरा भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी 19,613 फीट इक्वेडोर में है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। हजारों धुआरों की घाटी यूएसए के कटमई को कहते हैं। और कोह सुल्तान धुआरा ईरान में स्थित है। और व्हाइट द्वीप धुआरा न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत के कोटोपैक्सी है, 19,613 फीट इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर थी सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की ओजस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंचाई पर थी सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर थी सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ। अच्छा, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत एकांगुआ कोटोपैक्सी एकांगुआ और कोटोपैक्सी ओजस डेल सलाडो और एकांगुआ याद रखना है। कोटोपैक्सी ओजस डेल सलाडो एवं एकांगुआ याद रखना है। कोटोपैक्सी ओजस डेल सलाडो एवं एकांगुआ याद रखना है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा पर्वतमाला है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। भूकंप साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं: प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे एवं सतही या येल तरंगे। प्राथमिक तरंगे 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्राथमिक भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं: प्राथमिक अथवा पी तरंगे। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। प्राथमिक तरंगों का औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिसमें ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले किसी भी स्थान पर प्राथमिक तरंगे पहुँचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए प्राथमिक तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य होती है, जिसके कारण यह चट्टानों के संकुचन व फैलाव लाती है। किसी भी माध्यम से होकर गुजरती है प्राथमिक तरंगे। द्वितीय अथवा एस तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। द्वितीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। द्वितीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सभी माध्यम से गुजरती है प्राथमिक तरंगे। द्वितीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। सतही अथवा एल तरंगे, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इस कारण कई बार लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुक्त धरातल तक ही सीमित है। सतही तरंगे धरातल तक ही सीमित है। प्रत्येक माध्यम से प्राथमिक तरंग जाता है, केवल ठोस माध्यम से द्वितीय तरंग जाता है। सतही तरंगे केवल धरातल तक ही सीमित है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। सतही तरंगे, अच्छा, प्राथमिक तरंगे और सतही तरंगे ठोस, तरल एवं गैस सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती है। केंद्र तक केवल प्राथमिक तरंगे ही पहुंचती है। प्राथमिक तरंगों का वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, द्वितीय तरंगों का वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड
और सतही तरंगों का 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठोस माध्यम से केवल गुजरता है द्वितीय तरंगे और द्रव में लुप्त हो जाता है। केंद्र तक केवल पहुंचता है प्राथमिक तरंगे और ठोस तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरता है ये सतही तरंगे 8, 4, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। सतही तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होता है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होता है। भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है एवं कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। अधिक घनत्व वाला उल्टा होता है। अधिक घनत्व वाला में बढ़ जाता है और कम घनत्व वाला में घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगें द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। मतलब द्वितीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, तरल माध्यम से नहीं होकर गुजरती है। द्वितीय तरंगे या गौण तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, द्रव तरंगों से नहीं गुजर सकती है। एल तरंगे अथवा सतही तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर भूकंप के उद्गम बिंदु को अवकेंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान यहीं से ऊर्जा निकलती है। भूकंप के अवकेंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। अवकेंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों। पृथ्वी के केंद्र तक केवल पी तरंगे, लेकिन भूकंप के अवकेंद्र के निकट भूकंप के उद्गम केंद्र को अवकेंद्र कहते हैं। अब भूकंप के अवकेंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप अवकेंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी पर पी तथा भूकंप अवकेंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी पर पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र है। इस कारण भूकंप के अवकेंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप के अवकेंद्र यानी उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के अवकेंद्र यानी उद्गम बिंदु के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल है: रोसीफेरल स्केल, मर्केली स्केल एवं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर एवं बेनो गुटेनबर्ग द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। चार्ल्स रिक्टर एवं गुटेनबर्ग द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। रिक्टर स्केल एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। 0 से 9 तक अंकन होता है और प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। रिक्टर स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। मर्केली स्केल चार्ल्स रिक्टर एवं गुटेनबर्ग 1935 में बनाया था। रिक्टर स्केल को कौन तो चार्ल्स रिक्टर एवं गुटेनबर्ग 1935 में। मर्केली स्केल को इटालियन भूकंप वैज्ञानिक जियाम्पिरे मर्केली ने 1902 ईस्वी में बनाया था। मर्केली स्केल को इटालियन भूकंप वैज्ञानिक जियाम्पिएरो मर्केली ने 1902 ईस्वी में बनाया था। मर्केली स्केल भूकंप के प्रभाव और नुकसान के आधार पर तीव्रता को दर्ज करता है। मर्केली स्केल को मर्केली स्केल को जियाम्परे मर्केली 1902 में। मर्केली स्केल को जियाम्परे मर्केली 1902 ईस्वी में।
यह स्केल मर्केली स्केल भूकंप के प्रभाव और नुकसान के आधार पर तीव्रता को दर्ज करता है। मर्केली स्केल रिक्टर स्केल से अलग है क्योंकि यह भूकंप की ऊर्जा नहीं बल्कि उसके प्रभावों को मापता है। मर्केली स्केल प्रभाव को मापता है, नुकसान को मापता है।